वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। कल भी हमने बात की, कल लाहौर में जो एक बच्ची जीनत जिसको जलाया गया 17 साल, अभी वो ख़बर कम थी कि आज फिर एक और ख़बर आई है कि कसूर में, पंजाब का ही एक शहर है, लाहौर के नज़दीक भी है, वहाँ पर ससुरालियों ने और शौहर ने एक ख़ातून को जलाया जो एक बच्चे के वालदा भी हैं और उनको लाहौर के एक सरकारी अस्पताल में लाया गया है। 40% वो जल चुकी हैं और बताया जाता है कि एक मामूली तनाज़े पे लड़ाई हुई जिसके बाद ससुरालियों ने उनको जला दिया। ये वाक़यात तवातुर के साथ हो रहे। कल भी हम सर मार रहे थे अपना कि क्या कोई कानून, क्या कोई ऐसा सोच में तब्दीली क्या किया जाए। और कल तो शायद हमें लगा कि हम बिल्कुल मायूस हैं क्योंकि कोई भी कुछ नहीं कर रहा, ना कानून अपना रास्ता बना रहा है, ना जो है कोई इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, ना माशरा इस पर रिएक्ट कर रहा है। जाहिर है सबके दिल दुखते हैं, हमारा भी दिल दुखा, आपका भी दिल दुखा, लेकिन उसके बाद अगला दिन आ जाता है और हम ये सब भूल भाल जाते हैं। तो ज़रार पार्लियामेंट कुछ कर सकता है? अब जी देखिए, कर सकता तो है, क्या करेगा वो अभी हम बात करते हैं इस पे। 2 रोज कबल 7 जून को मारिया सदाकत के कत्ल के बाद मरी में जी उनको भी नजर आतिश किया था, सेट ऑन फायर, वो शादी नहीं करना चाह रही थी अपने स्कूल प्रिंसिपल के बेटे से एलिजिडली। तो शहीद रहमान साहिबा ने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दर्ज किया सेनेट में और पूछा गया कि हुकूमत हमें बताए, हाउस को बताए कि क्या किया जा रहा है। तो शहीद रहमान साहिबा हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी ये सवाल पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहीद रहमान साहिबा, वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारा सवाल आपसे ये है कि कसूर, लाहौर, मरी, एबटाबाद, हर रोज़ एक नई हॉरर स्टोरी हमारे सामने आती है। तो हमारा सवाल, अवाम का सवाल एक ही है कि पार्लियामेंट क्या कर रही है इसके बारे में? ज़रार मसला ये है कि जितने भी ख़वातीन या लड़कियों के खिलाफ इस किस्म के जराइम किए जाते हैं उनमें, और अब आप देख रहे हैं हैबतनाक जलाने की और अब दरगोर करने की भी बातें होती हैं, तो इसमें बड़ा एक पुराना कानून है जो लाने की कोशिश की थी 2004 से भी, वही चलता जा रहा है। और फिर वो सेनेट पहुंचा, वो सुबह इमाम का बिल बना, शुरू उस वक्त मैंने किया था शहला जिया का ड्राफ्ट था। बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू ये है उसमें कि कंपाउंडेबिलिटी यानी माफीनामा नहीं होना चाहिए, राजीनामा नहीं होना चाहिए कि इन क्राइम के, इस किस्म के जराइम में जो कम्युनिटी, जिरगा या कोई भी फैमिली मेंबर इस पर माफीनामा एक दूसरे को ना कर सके, यानी कि जिसने जुर्म किया है उसको दूसरे माफ कर दें। ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस ना हो सके इस किस्म के केसेस में, ऐसा बहुत जरूरी है। वो ऑनर किलिंग कहलाई जाती हैं और आप सबके सामने हैं कितने सारे केसेस हो चुके हैं और किस नौयत के होते जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं हर किस्म के लेवल स्केल पर। तो ये बहुत जरूरी है कि पार्लियामान तो बिल पे बिल लाती आई है, उपस्थित 2004 से कर रहे हैं, अब देखिए 2016 हो गया है। मुझे बड़ा अफसोस है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, क्योंकि एक बिल तो एक्ट बन चुका है बट वो ना काफी है और हर बिल वर्क इन प्रोग्रेस होता है। अब भी शायद तो बाद एन मुमकिन समझे कि उसकी और तरमीम करनी चाहिए। हम माशरे के जो मसाइल हैं उसको देखते ही, सामने रखते ही, या किस तरह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट लाना है उसी को सामने रखते ही हम इस तरह से तरामीम लाते रहते हैं इस कोशिश में कि हम कोई फलाह कर सकें, तक़वियत ला सकें इतनी मुश्किल हालात में, ख़ास तौर पे इन ऐसे इलाकों में जहाँ तक जो जराइम रिपोर्ट भी नहीं होते। तो मसला ये है कि अब वो बिल जॉइंट सेशन में चला गया था क्योंकि सेनेट से हमने अच्छी तरह पास करा दिया और नेशनल असेंबली से भी निकल के सेनेट में आया वो, अब वो वहाँ उनकी कमेटी में पढ़ा रहा। तो फिर हमने किया कि इसको रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सेशन में आप लाएं और जॉइंट सेशन में हमने नंबर्स भी गारंटी किए हुए और कहा कि और मसाइल हो, पेपर्स हो, जो भी हो,
दूसरों मसाइल पे जितने भी डिफरेंसेस हो इस पर हम ताउन करेंगे और बिल्कुल इसका पैसेज यकीनी बनाएंगे। उसकी लॉबिंग भी हमने सब कुछ कर, लेकिन पिछले ज्वाइंट सेशन में एकदम उन्होंने एजेंडा से हटा लिया, जबकि था वोटिंग नहीं करवाई। अब हमारा मुतालबा था, आज सेनेट में हमने 5 मिनट सस्पेंड भी करवाया हाउस को, ये बहुत बड़ी बात है, और चेयरमैन को उसमें कराया। मैंने कॉल अटेंशन लाया हुआ था, उन्होंने फौरन उसी वक्त लिया, और फिर ऑपोजिशन लीडर ने भी डिमांड किया कि भाई आप हामी भरते रहते हैं, और मैंने भी कहा कि भाई आपने इंटरनेशनल ऑस्कर अवार्ड विनिंग फिल्मों देखते वक्त तो आपने बहुत ब्रांड क्रेडिबिलिटी बनाई, अपना इमेज के भी हम जरूर करेंगे, सब कुछ करेंगे, दिस इज अ फाइट, वी विल फाइट। तो फिर उसका क्या बना भाई? फाइट, वी विल फाइट, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट काफी नहीं है, क्योंकि लॉ भी जब बन जाएगा, आप लोग बेहतर जानते हैं कि लॉ बन भी जाए तो इसकी प्रिविलेजेस होंगी, लेकिन ये तो एक शुरुआत, एक बुनियाद जरूरी है। सारी दुनिया में जगहजाई हो रही है पाकिस्तान की इस तरह के कवानीन है कि माफीनामे हो जाते हैं, लेकिन वो बिल नहीं लाने तैयार है। देखिए अब शहीद साहब, जॉइंट सेशन में पेश हुआ, शेल्व हो गया, कमेटी में गया, बेरी हो गया, आप कह रही हैं कि आपका कहना है कि आप हुकूमत को कहा है कि आप पूरी सपोर्ट भी देंगे, तो जो समझ में नहीं आ रहा मसला क्या है, मसला रुकावट क्या है यहाँ पे? देखिए प्रॉब्लम एक बहुत सिंपल सा है ज़रार साहब, इसमें माहौल बिगड़ता जा रहा है, ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद भी हो रही है, बड़े पैमाने पर होने लगी है। इसका तो आप एक और ही शायद खुद ही तज्जिया बेहतर करें, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि एक बिल नहीं है, ये एक बिल आ चुका है, वो पाए तकमील तक पहुंचा, तो फिर हमने दूसरा बिल भी लाया कि भाई ये नाकाफी है, यानी वली का फॉरगिव करना वो उससे हटा दिया गया कि उनके जो जिस खातून के साथ ये हो तो उनके वली फॉरगिव ना, अब वो नाकाफी निकला। अब जो इस वक्त बिल है इसमें भी मैं समझती हूँ तरमीम करने की जरूरत पड़ेगी कि इंटेंट टू हर्ट जो है वो भी डालना पड़ेगा, यानी इंटेंशन भी डालना पड़ेगा इसमें, लेकिन ये इसको मेन बिल को पास तो करें कि कंपाउंडेबिलिटी हटा दी जाए। जिस वक्त मेरा बिल आया था तो शरफ की हुकूमत थी, उन्होंने बहुत डाइल्यूट कर दिया, फिर उसके बाद मैंने नेशनल असेंबली में मूव किया, 3 साल लगे, मैं तब तक फिर एम्बेसडर बन गई, तो लोग दूसरे मेंबरों ने उठाया, और अब वो सेनेट तक होते होते इस तरह 7-8 साल लगते हैं कभी कभी अगर हुकूमत खुद ना ड्राइव करे। और वो अब हमें बिल्कुल अश्योरेंस देते हैं, वादे करते हैं, फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज फिर उन्होंने किया, तो हमने कहा ठीक ऐसा है आपके दिल, और हम यकीन रखते हैं कि दर्द है, इसमें हम सियासत भी नहीं खेलना चाहते। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिस पर आप बिल्कुल कोशिश करते हैं कि भाई इसको किसी तरह हम आगे बढ़ाएं, लेकिन स्टेटमेंट दे के फिर वो बैठ जाते हैं रिवायती। तो हमने कहा कि भाई अगर जरा सा भी आपके दिल में दर्द है तो आप, और मैं यकीन रखती हूँ कि होगा भी, कि कल आप ज्वाइंट सेशन बुला लें, हम आपको फोरम देंगे, हम सारा करवा देंगे, नेशनल असेंबली में सेनेट का ज्वाइंट सेशन आप कल कर दें, कोई मसला नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम, और कोई पॉलिटिकल इशू नहीं होगा, ये 1 घंटे की बात है, हम उससे भी कम हम फारिग कर देंगे, एंड दैट्स इट। मसला ये है जनाब के ये अब चाहते पैंडर कर रहे हैं जो जिनकी अक्सरियत नहीं है उन पार्टीज को, एक तरफ हमें हाँ कहा जाता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को हाँ कहा जाता है, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। भाई आप अपनी कंस्टिट्यूएंसीज को तकवीत दें और रिलीज दें, ये बहुत जरूरी है। फॉरगेट द इंटरनेशनल कम्युनिटी, हमें हाँ कहा जाता है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे एम्बैरसमेंट ना। और मैं समझती हूँ बहुत ऐसे अनासर हैं हुकूमत में भी जो चाहते हैं कि ये बिल पास हो जाए, लेकिन वो तब 0 से 100 तक जा ही नहीं पाता मीटर, फिर वो कह देते हैं कि जी कुछ लोग हैं जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। अगर मजहबी पार्टीज की तरफ से ऑब्जेक्शन आते हैं तो उनके तो नंबर्स है नहीं भैया कि वो उसको टिल्ट कर सकें। जब लीडिंग अपोजिशन पार्टीज आपके साथ हैं, आपको कतई जरूरत नहीं है, आप 2/3 मेजोरिटी के साथ प्लस भी, और इससे कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन बस ये आए और बाएं और शाएं की बात चल रही है, और ये मुजरिमाना नेग्लिजेंस है, मैं समझती हूँ।
अच्छा एक ज़रा मुझे थोड़ा बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं शहरी साहिबा से तो बाद में पूछूंगा। एक बात वाजे करते चलूं कि जो बिल आया है ऑनर किलिंग्स 2004 वाला नहीं, जो अब जो नया बिल आया जिसको जो है जॉइंट सेशन ने बिल को साइडलाइन कर दिया, शेल्फ कर दिया, रद्दी में फेंक दिया, उठा के बाहर फेंक दिया, वो सुगरा इमाम ने पेश किया है। अच्छा। और उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे पेश किया, नॉट ऑन अ पार्टी लेवल, नॉट ऑन अ पार्टी लेवल। तो इट शोज के किसी भी बिल की क्या अहमियत है सियासी जमातों की नज़र में। मतलब बातें ठीक है, अपनी जगह हैं, ठीक है ना, लेकिन हमारी पार्लियामेंट इन चीज़ों को उठाने के लिए तैयार ही नहीं है ना, चाहे वो तो कितने लिबरल पार्टी हो, चाहे अब पीटीआई को देख लें, कहते हैं हम दौरे जदीद की पार्टी है, पॉलिटिक्स चेंज करेंगे, सोशल फैब्रिक चेंज करेंगे। पीपल्स पार्टी कहती है हम सोशल चेंज लेके आएंगे, हम लेफ्टिस्ट हैं, हम लिबरल्स हैं, हम ये। ओ भाई, कोई ह्यूमनिस्ट है, कोई इसके ऊपर, मतलब अगर इस तरह के पे दर पे 4 वाकयात एक महीने के अंदर हो जाए तो पार्लियामेंट बहस करेगी कि जी फला तुमने उसको ये क्यों कर दिया, तुमने उसको ये क्यों कर दिया, ठीक है। उसके अलावा पार्लियामेंट में क्या हो रहा है मुझे बता दें। अस्पताल में इंसानियत का वार्ड नहीं है, नहीं, इस पार्लियामेंट में भी नहीं है इंसानियत का वार्ड यार। चले वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद फिर शहीद रहमान साहिबा के साथ अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। पिछले 1 महीने में पैदर पे लड़कियों को ज़िंदा जलाने के 3 वाक़यात हुए हैं, चौथा आज कसूर में हुआ है। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कहती है कि तशद्दुद की जो ख़बरें हैं ज़्यादातर बेपरकी हैं। इस तनाजुर में सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमारे साथ हैं, जिन्होंने आज सेनेट में तवज्जो दिलाओ नोटिस में इस जानिब तवज्जो दिलाई कि जल्द अज जल्द पार्लियामेंट जॉइंट सेशन में कोई मौसर कानून पास करने की कोशिश करे। शहरी रहमान साहिबा, वक्फे से पहले जो आप गुफ्तगू कर रही थी, आखिर में आपने कहा कि जो मजहबी जमातें हैं, हालांकि उनकी कोई अददी अक्सरियत नहीं है, उसके बावजूद अपोजिशन भी हुकूमत के साथ है और हुकूमत अक्सरियत की है, मुस्लिम लीग नून की है। उसके बावजूद हुकूमत हमें कुछ और कहती है, गैर ममालिक को कुछ और कहती है और मजहबी जमातों को कोई और राग देती है, वो खुद भी क्लियर नहीं है। सवाल ये है कि ये जो मुल्कगीर हैं, नाम ने हाथ जमाते हैं, जिसमें अपोजिशन पीपल्स पार्टी भी है और मुस्लिम लीग नून भी है, जब वाकई अददी अक्सरियत नहीं है मजहबी जमातों की बकौल आपके, तो फिर उन्हें खुश करने की, उनकी खुशनुदी हासिल करने की सरतोड़ कोशिशें क्यों की जाती हैं? ना करें। देखिए, कुछ मुझे ये बात समझ नहीं आई थी, क्योंकि हमने यही समझा कि चलिए देर आए दुरुस्त आए, ये अपना एक नया अवतार दिखा रहे हैं दुनिया को, और पार्टियां चेंज होती हैं, डेवलप होती हैं, प्रोग्रेस होती हैं। एक जमाने में हम कहते थे आप मार्शल लॉ की बाकियात हैं, चलिए आप जमहूर अपने आप को के सांचे में डालना चाहते हैं। जैसा भी है, हमें इस वक्त फल से मतलब है, और वो औरतों के लिए। और जब भी हम अक़लियतों की बात करते हैं, इन सारे मसाइल की बात करते हैं, आप देखते हैं कि ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं रिएक्शनरी पार्टियों से, रिएक्शनरी लॉबीज से। कुछ मेंबरान ज्यादातर मतलब रिलीजियस पार्टीज के होते हैं, बट वेरी ऑफन वहां से भी बात की जाती है कि नहीं नहीं हुकूक तो जरूरी हैं। तो एक लेवल पे वो भी मैं बिल्कुल इस वक्त मुझे कतन समझ नहीं आता। एक तो मुझे लगता है कि यहाँ कोई सेंटर नहीं है, अजीब रडरलेस सा सिस्टम है। मिनिस्टर्स के पास वो पावर नहीं है, जैसे आप जो भी कह लें, हमारी हुकूमतों में मिनिस्टर्स वो एम्पावर्ड, यानी कैबिनेट का फैसला होता है, हर हफ्ते कैबिनेट मीटिंग। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 9 मीटिंग्स हो साल में, कैबिनेट मीटिंग नहीं हो तो मिनिस्टर को एम्पावरमेंट कहाँ से होगा। 52 कैबिनेट मीटिंग साल की जरूरी होती हैं, और वो होती थी। तो सारे मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर वेरी सीनियर और सीरियस पर्सन है, दे कैन इफेक्ट चेंज। सेक्सुअल हरासमेंट बिल आखिर मैंने फोर्स थ्रू किया, 3 महीने मेरे पास मिनिस्ट्री ऑफ विमेन, तो मैं आई जस्ट पिक्ड वन एंड फोर्स्ड इट थ्रू। अब आप मुझे बताएं कि ये शायद पैंडरिंग भी हो रही है, कुछ ऐसा भी है कि देयर इज नो सेंटर, यानी कि कोई इसको उठाने के लिए नहीं है, कोई इसको आगे ड्राइव करने के लिए नहीं। खारजा पॉलिसी में भी यही बात कर रही थी, जब मिनिस्टर नहीं स्ट्रांग होगा तो वो मैसेज पीएम हाउस तक नहीं पहुंचेगा, वहां से एग्जीक्यूटिव एक्शन नहीं
फिर वो चीज जितनी काम करेगा, फिर आपके एजेंडा पे बात नहीं आएगी, या तो काबीना के या पार्लियामान के। तो ये वैसे भी हर लेजिस्लेशन आप देख रहे हैं गुमगू की कैफियत में होता है। फाइनेंस मिनिस्टर बजट चला रहे हैं, मुल्क चला रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर अपनी डेढ़ी की मस्जिद बनाए हुए हैं। तो अगर इनके एजेंडा पे होगा तो वो शहरी साहिबा, मेरे ख्याल में जिसके साथ हुआ है, जिसकी बेटी जली है, वो इतना इंतज़ार नहीं करेगा कि पार्लियामेंट जो है ना इतना वो करे। तो फिर लोगों के पास और क्या चॉइस है सिवाय इसके कि वो सड़क पे आकर के फिर वो भी वही जस्टिस करे जो उनकी बेटी के साथ हुआ है। उसके बाद वो रिएक्शन में आए और फिर जाहिर है फिर अपने कानून को अपने हाथ में ले लें। और क्या चॉइस है? नहीं, देखिए, जमहूरियत एक लंबा सफर होता है। यही मसला सारा है कि हम एक दिन में अकॉम्प्लिश नहीं कर। आपके ये होगा कि इतना मायूस में जल्दी ना हो। अमेरिका में भी 15-15 साल लगते हैं बिल्स को पास होने, 20-20 साल लगते हैं। और बहुत बड़ी जमहूरी कुव्वतों के यहाँ इस तरह का इस्तेसाली बिल के खिलाफ वापस लिए जाते। देखिए, स्ट्रगल के बगैर तो कुछ नहीं होना। या तो फिर आप कह दें घोड़े पे एक बंदा आ जाए और वो अपनी तलवार से सब कुछ तब्दील कर जाए। ये फिनोमिनन से आप हट जाएं और ये समझें कि जमहूरियत एक बहुत तवील और मुश्किल स्ट्रगल का नाम है। मुल्कों को इससे गुजरना पड़ेगा। पुराने के जो गलत पॉलिसी, जो आपने फैसले किए हैं, मैं समझती हूँ बहुत क्रिपलिंग और गलत फैसले किए हैं, उनको जरा सा भी रिवर्स करना, 2 steps बैक पे कहते हैं 1 step फॉरवर्ड, उस अमल में भी पूरी नस्लें निकल जाएंगी। लेकिन अगर हम हार मान जाए और कहें कि हम क्यों स्ट्रगल करें, एहतजाज क्यों करें, तो फिर कौन आवाज उठाएगा? फिर तो वो पूरा जो जिसे कहते हैं टाइडल वेव ऑफ इस्तेसाल है हम सबका, सिटीजन्स का, वो तो होते चला जाएगा। एंड दे विल वॉश ऑल ओवर अस। तो हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, अपना हक का अलम उठा के रखना पड़ेगा, चाहे हम 10 लोग भी रह जाएं, लेकिन ये करना तो जरूरी है ना। और एक बात और आपके तवज्जुह से मैं कहूँ, सॉरी मैं आपका टाइम ले रही हूँ, लेकिन ये इश्यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लॉ बन भी जाएगा, याद रखिए कि इसके नेट थ्रू बहुत लोग और केसेस निकलते जाएंगे, लेकिन 100 में से 2 केस होंगे जहां लोगों को हौसला होगा कि नहीं, हम इसको अपनी जिंदगी में कम से कम तब्दीली ला सकते हैं, रियासत हमारे साथ खड़ी है। और ऐसा बहुत होता है, आपने वो शर्मीन की फिल्म में भी देखा होगा, पुलिस वाले खुद आपके साथ होते हैं, जितने आपके खिलाफ होते हैं उतने आपके साथ भी होते हैं। तो माशरे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट इन द गुड एंड होप। मगर होप फिर भी मैं कहूंगी, आज खारजा पॉलिसी में मैंने कहा कि होप इज नॉट अ प्लान। किसी चीज में होप इज अ गुड थिंग सियासत में, लेकिन अमली तौर पर आपको एक एग्जीक्यूटिव एक्शन पॉलिसी बनानी पड़ती है और उस पर अमल करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। ये जो कल जीनत जली है, इसकी खबर फ्रंट पेज के लोअर हाफ में 2 कॉलम में थी कि लाहौर में एक माँ ने अपनी बेटी को, और लीड क्या थी? लीड ये थी कि मोदी और ओबामा वाली जो है वो लीड थी। ठीक है, खुद जो टॉक शोज हैं उसमें भी, अच्छा खुद हमारा जो अपना अखबार है डॉन, आज मैं उसकी लीड एक्सपेक्ट कर रहा था, वो ख्वाजा आसिफ लीड थी भाई। और नीचे एक सिंगल कॉलम में उन्होंने ये लाहौर की खबर दी हुई थी। तो जो जला है पाकिस्तान का शहरी, इनकी तो तौहीन हुई है ना, जो कि गलत बात है, लेकिन एक की अल्टीमेट इंसानियत की जो तौहीन हुई है, तो लीड क्या बनेगी? अच्छा, जब इस तरह के आउट ऑफ बॉक्स आप नहीं सोचेंगे, मीडिया वाले, या फ्रेम से बाहर नहीं सोचेंगे, तो फिर लोग भी इतना ही सीरियस लेंगे जितना आप लोग लेते हैं। कांट आर्ग्यू। चलिए फिलहाल न्यूज़ अपडेट्स की जानिब जाते हैं और फिर वापस आते हैं। पिछले जुमे को द ग्रेट ब्लैक सुपरमैन इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज उनका जनाजा था, नमाज जनाजा हुई आबाई रियासत अमेरिका की केंटकी के शहर लुईविल के फ्रीडम हॉल में।
लगभग 20,000 अफराद ने इसमें शिरकत की। दुनिया भर से बहुत सारे लोग, आला हुकाम, सफ़ीर, वो भी जनाजे में शामिल हुए। इस हॉल की सिग्निफिकेंट ये है कि 29 नवंबर 1961 को मोहम्मद अली ने इस हॉल में पहला हैवी वेट बॉक्सिंग फाइट विल बर्समनॉफ से जीती थी। जनाजे में जो लोग शरीक थे उनके नाम तो आपको पता चल जाएंगे, लेकिन ढाके से एक 68 साला मोहम्मद अली भी ऑल द वे उड़ता हुआ लुईवेल पहुंचा मोहम्मद अली के जनाजे में शिरकत के लिए। उसका कहना है कि 40 साल पहले ये मोहम्मद अली बांग्लादेश आया था और अब मैं 68 साल का हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी का भरोसा नहीं, लेकिन मेरे दिल में कांटा सा रहता कि मैं इसके जनाजे में शरीक नहीं हो सका, लिहाजा मैं सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए आया हूँ। awesome. लुईवेल के मोहम्मद अली सेंटर के बाहर एक घोड़ा भी खड़ा था, उस पे मोहम्मद अली का सफ़ेद बॉक्सिंग गाउन वो रखा हुआ था। मोहम्मद अली के बॉक्सिंग के दस्ताने वो लटक रहे थे और वो जूते जो रिंग में पहन के वो बिजली की रफ्तार की तरह अपने हरीफों पे टूट पड़ते थे, वो जूते भी उस घोड़े पे लटक रहे थे। ये कैंटकी की मकामी रिवायत भी है कि जब कोई बड़ा आदमी मर जाए तो ये करते हैं। आई थिंक मिलिट्री ट्रेडिशन है ये पुरानी। अच्छा, नौसरबाज जो हैं वो ज़ाहिर नहीं चूकते, तो नौसरबाज जो मकामी थे उन्होंने कहा ये तो रकम बनाने का है मौका। हाँ, तो उन्होंने ये मशहूर कर दिया कि इस जनाजे में आप बगैर टिकट शरीक नहीं हो सकते। तो कई लोगों से, कई सोगवारों से उन्होंने $70 में टिकट भी बेचे ब्लैक में। तो मोहम्मद अली की फैमिली, उसने कहा कि ये बहुत ही शर्मनाक सूरत हाल है, इस जनाजे के लिए कोई टिकट नहीं है, और हमने पुलिस को इत्तला कर दी और पुलिस ने भी अचानक हैरत का इजहार किया कि अच्छा ये कैसे हो सकता है, लेकिन तब तक कई लोगों को वो टिकट बेच चुके थे। ये था आज का जनाजा, और कल आखिरी जो तकरीब होगी उसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शरीक होंगे, इंटरफेथ सेरेमनी होगी, और उसमें तुर्क सदर उर्दवान शाह अब्दुल्ला उर्दन के वो मुतवक्को हैं, साबिक़ अमरीकी सदर बिल क्लिंटन, मशहूर कॉमेडियन बिल क्रिस्टल शरीक होंगे। जनाजे को कंधा देने वालों में अदाकार विल स्मिथ भी होंगे, जिसने अली में हीरो का किरदार अदा किया है। ये फिल्म मैंने पिछले रोज देखने की कोशिश की, लेकिन पता है विल स्मिथ की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, फिल्म भी अच्छी है, लेकिन यार आप अली की एक्टिंग अली कर सकते हैं, मतलब उसको आप बिलीव नहीं कर सकता बंदा यार, जो एक्चुअल लाइफ में थे, डॉक्यूमेंट्रीज में आप देखें तो वो कल मोहम्मद अली का जो जनाजा है उसको ये कंधा भी देंगे ये लोग जी, और केव हिल कब्रिस्तान है लुईविल का, वहाँ उन्हें ज़मीन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंट ओबामा वो शरीक नहीं हो रहे और उनकी अहलिया भी शरीक नहीं हो रही, इसलिए कि उनके बच्चे की जो है ग्रेजुएशन की तकरीब है, उन्होंने कहा मैं बाद में जो है उनसे कांटेक्ट करूंगा, ताज़ियत करूंगा। इस दौरान मुख्तलिफ शाहराओं के नाम भी जो है वो तब्दील हो रहे हैं। न्यूयॉर्क की जो मशहूर 33rd स्ट्रीट है, 33rd स्ट्रीट जी, उसका नाम अब मोहम्मद अली वे कर दिया गया है और नाम तब्दील किया। अच्छा, आपको एक मैं मजेदार बात बताऊं, ये तो हो गई बंदों की बातें, इंसानों की बातें। मोहम्मद अली के बारे में जो सबसे मशहूर सेइंग थी क्या थी? फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। तो लुईविल में ना ये एक साइन लगा हुआ है मोहम्मद अली का ना काफी टाइम से, फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी। तो वहां पे शहद की मक्खियों ने भी आके सलाम किया। आपको ये इसकी फुटेज भी है, अगर वो एक सेकंड में चल जाए, कि वहां पर एक छत्ता बन गया और पूरी जो जी हाँ शहद की मक्खियों का पूरा जो साइन है फ्लोट लाइक अ बटरफ्लाई, स्टिंग लाइक अ बी, उस पर शहद की मक्खियां छा गई थी। तो आई मीन दिस इज अ सल्यूट फ्रॉम नेचर। ये भी बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, लुईविल से मैं देसी आदमी हूँ, तो मैं आपको लुईविल से सीधा लियारी ले, लुईविल से लियारी तक। लियारी पाकिस्तान में बॉक्सिंग के हवाले से मशहूर है, और एक्सपेक्टेड के लियारी में जितने भी बॉक्सर्स हैं वो ट्रिब्यूट देंगे मोहम्मद अली को। तो don.com वालों ने इस पर एक रिपोर्ट बनाई है, और हमारी क्योंकि उनसे जाहिर है क्लोज कोलैबोरेशन भी है, तो ये रिपोर्ट देखिए, और पाकिस्तान में किस तरीके से उनको ट्रिब्यूट दिया गया, फातिहा खानी की गई, शमें जलाई गई। आइए लियारी चलते हैं।
मोहम्मद अली किले की वफ़ात का जब ऐलान जो है मीडिया से सुना तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ और मैं सीधा जो है अपने घर से यहाँ लियारी आ गया, क्योंकि लियारी जो है वो पाकिस्तान में बॉक्सिंग की एक बुनियाद है। उसकी टेक्निक को तो अपना लिया और वो मरते दम तक रहेगी हमारे लियारी के लोगों में, लेकिन हम जो है उसका सदमा जो है वो नहीं भुला सकते। उनकी गेम को, उनकी फुटवर्किंग और उनके जो बॉक्सिंग रिंग के अंदर खेलने का स्टाइल और उनकी आंखों का गुस्सा और जिस तरीके से वो खेला करते थे, उनकी पंच की स्पीड, जिस तरीके से वो मतलब बहादुराना तरीके से खेलते थे, इसी तरीके से उनकी गेम पसंद आई। वो उसने इस्लाम कबूल किया, उससे खुशी हुआ। हमारे मुसलमानों को बॉक्सिंग के लियारी के बॉक्सरों ने भी उसी की टेक्निक को अपनाया और उसकी टेक्निक से मुतासिर हुआ। ये जो बॉक्सिंग है ये हमारा खानदानी खेल है, ये हमसे शुरू नहीं हुई, हमारी नस्ल दर नस्ल जा रही है बॉक्सिंग। जो मोहम्मद अली किला है उनके जो बॉक्सिंग देख हमें बॉक्सिंग का शौक हुआ है। ये बॉक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, जैसे अपने जो आगे का इनके जो मद्दे मुकाबिल होता है अपने अगेंस्ट को इस तरह पिछाड़ते हैं। जज्बा देखकर जब वो आगे आता है तो उन्हें किस तरह पिछाड़ते हैं या देख कर जैसे उनकी तरह बॉक्सिंग करे, हमें ये शौक पैदा हुआ है। ज़ाहिर है वो गरीब घराने का था और यहाँ पर भी लोग मजदूर पेशा केमाड़ी में काम करने वाले उसकी वफात पर जो है बहुत ही ज़्यादा रंजीत। वेलकम बैक। और यकीनन आप भी सोचते होंगे, मैं भी सोचता हूँ, मेरे साथी भी सोचते हैं कि जब हम नहीं होंगे तो दुनिया कैसी होगी। लेकिन एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर है, सीरीज़ थी नेशनल ज्योग्राफिक की, हाल ही में एयर हुई है, उसमें उन्होंने इस बात को फिल्म करने की कोशिश की है कि जो भी कंसर्न्स हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज है, चाहे वो कुछ और है, वाटर शॉर्टेज है, जब ह्यूमन रेस इस दुनिया से, इस प्लैनेट से एक्सटिंक्ट हो गई अगर, तो क्या होगा। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। आज हम आपको एक बिल्कुल गैर मामूली मौजूद से मुतालिक वीडियो दिखा रहे हैं। सोचिए अगर तमाम लोग इस कुर्रा अर्ज़ से अचानक कतई नज़र इसके कि क्यों गायब हो जाएं। जरा नताइज से मुतालिक सोचिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फिर क्या होगा। इंसानों की इस दुनिया से रूपोश होने के कई घंटों बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम इलाकों से मसनूई रोशनी बंद होना शुरू हो जाएगी। तमाम पावर स्टेशन रिचार्ज करने वालों की अदम मौजूदगी के बायस रफ्ता रफ्ता गैर फाल होते जाएंगे। तवानाई और इसके इस्तेमाल में अचानक रुनुमा होने वाली कमी के बायस न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खुदकार निजाम के तहत सेफ्टी मोड पर मुंतकिल हो जाएंगे। पनचक्कियां काम करती रहेंगी तावक्त के आलूदगी उनके पंखों की कारकर्दगी पर असरअंदाज हो। सोलर पैनल्स भी यके बाद दीगर धूल मट्टी जमने से बेकार होते चले जाएंगे। तमाम इलाकों से बिजली की फरहमी मुनक़ता हो जाएगी, सिवाय उन इलाकों के जहां हाइड्रो पावर प्लांट्स के जरिए बिजली की फरहमी जारी हो। इंसानों के इस दुनिया से मादूम हो जाने के 2 से 3 रोज बाद ज्यादातर मेट्रो सैलाब की वजह से तबाह हो जाएंगे, क्योंकि जेरे जमीन पानी के पंप्स नाकारा हो जाएंगे। 10 रोज बाद घरों में मुकीद रह जाने वाले पालतू जानवर भूख और प्यास से मरना शुरू हो जाएंगे। अरबों मुर्गियां, करोड़ों गायें और लाखों मवेशी भी लुक्मा अजल बन जाएंगे। जो बाहर निकलने में कामयाब हो जाएंगे अपनी बका का रास्ता तलाश करने की कोशिश करेंगे। जंगली हयात में आला नस्ल के कुत्ते जैसे बुलडॉग और ट्रेयर मुमकिन तौर पर सबसे पहले अपने अख्तिताम को पहुंचेंगे। बड़े वहशी कुत्ते छोटों का शिकार करेंगे। कुछ हफ्तों बाद कुत्तों की नस्ल मातूम हो जाएगी। बड़े शिकारी वहशी कुत्ते कमजोर कुत्तों और दीगर जानवरों का शिकार करके उन्हें खत्म कर देंगे। हमारे इस दुनिया से मादूम होने के 1 माह बाद तमाम न्यूक्लियर प्लांट्स में मौजूद कूलिंग वाटर भाप बनकर उड़ जाएगा, जिसकी वजह से फुकुशिमा और चेरनोबिल से भी कई गुना शिद्दत के धमाके होंगे और तबाही फैलने लगेगी। लाखों करोड़ों जानवर कैंसर से मर जाएंगे। हालांकि दुनिया भर में रेडियाई लहरें निस्बतन जल्दी फैलकर तबाही और बर्बादी के अमल को तेज तरीन कर देंगी, लेकिन जल्द ही जमीन इन असरात से बाहर भी आ जाएगी। हमारे इस दुनिया से पोशीदगी के 1 बरस बाद आसमान से गैर मामूली सितारे गिरते नजर आएंगे और कई सालों बाद खला में मौजूद सैटेलाइट्स भी जमीन पर गिरने लगेंगी। 25 बरस बाद शहरी और दही गलियां खुर्दरूद दरख्तों, झाड़ियों और पौधों से अपने हिस्से की जमीन वापस ले लेंगी। पौधे होंगे तो मवेशी भी आएंगे और जहां शिकार जाएगा शिकारी भी चले आएंगे।
वहशी जंगली कुत्ते और भेड़ियों के मिलाप से नए वजूद में आने वाले खूंखार जानवर पुराने वक्तों के उन शहरों की तरफ आ निकलेंगे। कुछ शहरों में हद निगाह कई गुना घट जाएगी। दुबई और लॉस वेगस जैसे शहर रेत में धंस जाएंगे। सहरा और मैदान वैसे ही हो जाएंगे जैसा कुदरत ने उन्हें बनाया होगा। 30 साल बाद धातों से बने मेगा स्ट्रक्चर जैसे आईफल टावर और स्टील ब्रिज तबाह होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इतने बरसों में उन्हें जंग से बचाने के लिए कोई नहीं था। ज़ेर ज़मीन लोहे और सख्त तरीन सामान और मवाद से डाली जाने वाली बुनियादें महदूश होकर आखिरी दियो-क़यामत इमारतों को भी ज़मीन बोस कर देंगी। अमेरिका की साबका मकबूजा स्विम्प कैनाल दोबारा नमूदार हो जाएगी। सैकड़ों चरिंद परिंद अपने कुदरती ठिकानों की तरफ लौटेंगे। इंसानों के बगैर समंदरी हयात भी अपनी भरपूर सलाहियत के मुताबिक फले फूलेगी। 500 बरस बाद जमीन पर शहरों का कोई निशान नहीं होगा और जमीन कुछ इस तरह दिखेगी। 10,000 साल बाद इंसान अहराम मिस्र, अजीम दीवार चीन और रशमोट माउंट जैसी पत्थरों की तामीर में बाकी रह जाएगा। 5 करोड़ साल बाद प्लास्टिक की बोतलें और शीशे के टूटे टुकड़े इंसान की वाकयात होंगे, जो अगले 5 करोड़ बरसों में फना हो जाएंगी। यानी ये कहा जा सकता है कि हमारी जमीन मुस्तहकम है और तगय्युर और तब्दील से एक नए रूप में ढल सकती है। अगले 30 करोड़ सालों बाद अगर कोई नई मखलूक जन्म ले तो वो ये गुमान भी नहीं कर सकती कि यहाँ कभी कोई तहजीब आबाद भी थी। गोया हमारी जमीन हमारे बिना कायम रह सकती है, मगर हम इसके बगैर नहीं जी सकते, इसलिए इसकी हिफाजत कीजिए। जी हाँ, और ये थी डॉक्टर मुबश्शिर ज़ैदी की नई पेशकश, द एंड ऑफ टाइम, द फाइनल। लेकिन यार बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत फिल्म बड़ी हमारे बगैर जमीन कितनी खूबसूरत होगी। पता है, मेरी एक थ्योरी है पर्सनली और इसको सपोर्ट करती है कि आइस एज नहीं था। हाँ, मेरी थ्योरी है कि आइस एज से पहले भी यार बड़ी सी ह्यूमन सिविलाइजेशन थी जिसका भी नामो निशान नहीं है। नेशनल ज्योग्राफिक हम बातें बकवास करते करते मर जाएंगे। माँ तुझे सलाम, धरती मेरी माँ है, हम इस धरती का 1 इंच नहीं देंगे, ए धरती तुझ पे कटवाएंगे, करते करते हम मर जाएंगे। उसके बाद दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। वाह वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या लेकिन प्लीज इसे एंड ऑफ टाइम ना कहें, ये सिर्फ दिखाने का मकसद यही था कि जमीन से प्यार करें, हमारा ख्याल रखें। हो गया सर, आपको आपने इसमें देखा था कि सबसे आखिर में जो चीज एक्सटेंट होगी वो प्लास्टिक की बोतलें थी। और सर इसके ऊपर मेरे पास बहुत सामान है। सबसे पहले होंगे एंकर्स। हाँ, वो तो वैसे ही डूब रहे हैं। तो फिलहाल के लिए तो हम भी एक्सटिंक्ट होते हैं और कल कॉलिन डे है, हमें कॉल कीजिएगा, कल हम दोबारा जिंदा हो जाएंगे, बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह।